Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear students, in this video we are going to discuss about interference of light. Students, if you can remember, in class 11th you all studied formation of beads in open argon pipe and in closed argon pipe. So this phenomena is actually belong to the interference of sound wave. So in the interference of sound wave, there you got formation of nodes and antinodes. At nodes amplitude was 0 and at antinodes in amplitude was maximum. So in this way, two wave after overlapping, after superposition, redistributed the whole sound energy in the medium in the form of nodes and antinodes. In the same way, in class 9th you studied reverberation. Reverberation of sound means when you say something in a small room, then that sound seems you louder than you spoken. So in this way, this is also an example of the overlapping of sound, interference of sound wave. So actually in the interference of sound wave, redistribution of sound energy takes place. In the same way, if we are talking about interference of light, then the same thing we will say. Interference of light is the phenomena of redistribution of light energy when two or more light wave superposes each other. So अब हम जरा सा ये जो हमने टर्म यूज किया सुपरपोजिशन, वैसे तो सुपरपोजिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन एक बार फिर से सुपरपोजिशन हमें पढ़ना चाहिए. तो हम चलिए देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव. देखते हैं एक्चुअल में सुपरपोजिशन क्या होता है. तो जरा सा देखिए, क्लास 11th में आपने सीखा कि इक्वेशन ऑफ वेव अगर हम सिंपली लिखें प्रोग्रेसिव वेव, तो y इज इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा कुछ आपने लिखा था. अब जरा सा देखिए यहाँ पे, तो y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है. y क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t. a क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. आप सिंपली लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स 2 पाई ओवर टी, दैट इज 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी. फिर अगर हम यहाँ पे देखें, टाइम है, टाइम टी इज एक्चुअली टाइम एट विच वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन, वेव इक्वेशन. अगर हम के की बात करें तो के आप सिंपली प्रोपगेशन वेक्टर कहते हैं. के क्या है? प्रोपगेशन वेक्टर. सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आप लिखते हैं के इक्वल्स 2 पाई ओवर लैम्डा. इसके अलावा अगर x की बात करें, सो x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव. x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव. ये सारी चीज़ें आप जानते हैं. अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करते समय हम इस x को हम कांस्टेंट रख दें, x को फिक्स कर दें, तो एक्चुअल में ये जो हमारा वेव इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे, जरा सा समझिएगा. जब भी कोई वेव मीडियम में प्रोपगेट करती है तो वेव मीडियम के हर पार्टिकल को डिस्टर्बेंस सप्लाई करती है. और ये डिस्टर्बेंस होता कैसा है? एक्चुअल में डिस्टर्बेंस होता है मीडियम के पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन. तो मीडियम के पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो जरा सा देखिए, अगर कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जबकि x इज इक्वल्स क्या है, सपोज करते हैं अगर ये ओरिजिन है तो x इज इक्वल्स 0 है, कांस्टेंट है. तो अगर इस इक्वेशन में x को हम कांस्टेंट कर दें तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू करेगा. तो ये मोशन एक्चुअल में हो गया क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन. लेकिन जरा सा अगर हम x को वेरी कर दे टाइम के साथ और सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल करता रहे मीडियम का, तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा. जैसे देखिएगा, पार्टिकल यहाँ पे SHM भी कर रहा है और x एक्सिस के अलॉन्ग मूव भी कर रहा है, मीन्स x वेरिएबल भी है. तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आपने लिख रखा है, अगर इसमें हम x को फिक्स करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, और अगर x वेरिएबल होता है तो सिंपली ये वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो अब जरा सा देखिएगा कि सपोज करिए मैं कोई एक मीडियम पार्टिकल हूँ और मुझ तक कोई एक वेव
अपने SHM को ट्रांसफ़र करती है। SHM को इस वे में ट्रांसफ़र करती है कि मेरा मीडियम के पार्टिकल एज आई एम, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन के अबाउट 2 यूनिट अप साइड है। एट द सेम टाइम सेम मीडियम में ट्रेवल करती हुई कोई दूसरी साउंड वेव या लाइट वेव हम तक पहुंचती है, दो डिफरेंट सोर्सेज से हम तक पहुंचती है, और दूसरी वेव के करस्पॉन्डिंग जो हमें ट्रांसफर्ड SHM है उसके अकॉर्डिंग सपोज करिए कि हमें 5 यूनिट अपसाइड, इक्विलिब्रियम के अपसाइड मूव करना है, डिस्प्लेस करना है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप सिंपली कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फर्स्ट दैट इज 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सेकेंड दैट इज 5, 2 + 5 7, किस डायरेक्शन में, अपसाइड। तो ये जो 7 अपसाइड आपने कह दिया डिस्टेंस विथ डायरेक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सपोज करें मीडियम में ट्रेवल करते हुए कोई दूसरी वेव मुझ तक पहुंचती है जो कि इक्विलिब्रियम के 5 यूनिट अपसाइड डिस्प्लेस मुझे करती है, एट द सेम टाइम दूसरी वेव ट्रेवल करती हुई पहुंचती है जो कि इक्विलिब्रियम डाउन साइड मुझे 3 यूनिट डिस्प्लेस करने का प्रयास करती है। तो अब इन दोनों के सुपर पोजिशन से अगर मैं पूछूं मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 अपसाइड, डाउन साइड -3, अपोजिट वेक्टर हो गया तो -3 दैट इज 2 यूनिट अपसाइड। तो ये एक्चुअल में सुपरपोजिशन से मींस ओवरलैपिंग, वेव के ओवरलैपिंग से मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर इसी चीज को हम यहाँ ग्राफिकल वे में दिखाएं तो सपोज करिएगा कि कोई दो वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि ओवरलैप करना है तो सपोज करते हैं 2 वेव्स P and Q आर देयर विथ सेम एम्पलीट्यूड A एट सर्टेन टाइम दे ओवरलैप। अगर ओवरलैप करते हैं तो ड्यूरिंग द ओवरलैप एक्चुअल में होगा क्या, इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट, दोनों वेव की जो एम्पलीट्यूड है उनका हम एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है उनका हम क्या कंसिडर करेंगे, वेक्टर सम कंसिडर करेंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि 2 अपसाइड 2 अपसाइड 2 2 + 4 अपसाइड, सो 4 अपसाइड, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेव आर ड्यू टू द सुपरपोजिशन। एंड जस्ट आफ्टर सुपरपोजिशन अगर हम वेव को ऑब्जर्व करें तो वेव का जो भी शेप था या जो भी नेचर था उस सेम नेचर के साथ जिस भी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही थी उस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी लाइक दिस। तो जरा सा देखिएगा, दो वेव के दो क्रेस्ट एक दूसरे से सुपरपोज करके एक बड़ा सा क्रेस्ट बना दिए। एक्चुअल में इन दोनों, ये जो बड़ा सा क्रेस्ट हमें मिला, इन दोनों इंडिविजुअल वेव के क्रेस्ट का वेक्टर सम निकला। इसके अलावा आफ्टर सुपरपोजिशन हमने देखा कि वेव क्यू जिस भी शेप के साथ जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है, ऐसे ही वेव पी जिस शेप के साथ जिस डायरेक्शन में जा रही थी कंटिन्यू करती है। तो इस तरीके से अगर हम सिंपली कहें सुपरपोजिशन, और अगर जस्ट इसका हम एक दूसरा अपोजिट केस कंसिडर करें क्रेस्ट एंड ट्रफ का, जैसे देखिए कि अगर कोई मीडियम में क्रेस्ट और दूसरा कोई ट्रफ एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, पी क्यू ओवरलैपिंग, ये कुछ समय पहले है जब वेव ने ओवरलैप नहीं किया था। सपोज करिए मीडियम किसी पार्टिकल पे ये दोनों क्रेस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं सच दैट इनके डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम होने से जो मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 - 2। जैसे पहले के केस में आपने जब मैंने बताया कि मीडियम के पार्टिकल, अगर मीडियम का पार्टिकल मैं हूँ तो पहली वेव ने मुझे 5 यूनिट अप, दूसरी वेव ने मुझे 3 यूनिट डाउन डिस्टर्बेंस दिया, तो मेरा नेट डिस्टर्बेंस होगा 5 - 3 दैट इज 2 अप। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वेव के इक्वल हैं तो उस केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, वो सिंपली हो जाएगा 2 - 2 दैट इज A - A 0 लाइक दिस। एंड आफ्टर सुपरपोजिशन, अगर हम आफ्टर सुपरपोजिशन देखें तो जो आपने कहा कि वेव का जो भी नेचर होगा और जिस भी डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रही थी वो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। सो लाइक दिस वी विल गेट मीन्स Q will continue with the same shape in the negative x direction while P will continue with the same shape in the positive x direction. So अगर हम सुपरपोजिशन सिंपली कहें तो सुपरपोजिशन एक्चुअल में है क्या, वेव की ओवरलैपिंग है जिसमें कि वेव का जो इंडिविजुअल नेचर होता है, जो कि शेप है आप कह सकते हैं या डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो इंडिविजुअल नेचर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इस वे में आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन सिंपली क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ 2 वेव्स विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल शेप, विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल नेचर, बट एट द time of superposition the resultant displacement of the particle of the medium is the vector sum of the disturbance given by individual waves.
दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि किसी मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स, सपोज करते हैं n वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं और किसी सर्टेन टाइम पर वो किसी मीडियम के किसी एक पार्टिकल तक पहुंच के सुपरपोज करती हैं, n वेव्स सुपरपोज करती हैं, तो जिस मीडियम के जिस पार्टिकल पे वो सुपरपोज करती हैं उन n वेव्स के इन्फ्लुएंस में अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मीडियम की पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। तो हम सपोज करते हैं जो भी वेव सुपरपोज कर रही थी किसी सर्टेन पॉइंट पे किसी सर्टेन टाइम पर, उन वेव्स का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn है, तो उस केस में मीडियम के पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअली वेक्टर सम होगा इन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन yn। इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व भी किया कि मैंने कहा अगर कोई वेव मुझ तक पहुंच रही है और पहुंच के मुझे 2 यूनिट अप साइड डिस्प्लेस कर रही है, दूसरी कोई वेव सेम टाइम में मुझ पर पहुंच के मुझे 5 यूनिट अप साइड डिस्प्लेस कर रही है, तो एज अ मीडियम पार्टिकल मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 2 + 5 7 यूनिट अपसाइड होगा। तो 7 यूनिट डिस्टेंस अपसाइड डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स गिवन बाय द waves to me. So this is the thing, this is the superposition principle. So like this, whenever light waves in a medium superposes, then at some point in the medium the intensity of light is maximum and at some point intensity of the light is minimum. This is the redistribution, this is the way of redistribution of the energy in the medium due to the interference of light. तो अब अगर हम बात करते हैं जनरल सोर्सेज के लिए, जैसे कि अगर हम किसी रूम में 2 लाइट बल्ब लगा देते हैं और उनको एक साथ ग्लो कराते हैं और चाहें कि हमें इन दोनों लाइट बल्ब से निकलने वाली वेव सुपरपोज करके ये मैक्सिमा जो आपने कहा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के स्पॉट को ऑब्जर्व कराएं, तो जनरली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जानिएगा क्यों ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो दो आप लाइट सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, इन 2 लाइट सोर्स से जो भी वेव निकलती हैं एक्चुअल में इनके बीच में कोई एक फिक्स्ड फेज रिलेशन नहीं होता है। फेज रिलेशन एक्चुअल में क्या है, अभी आप फेज के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो अभी आप बस ये ना समझिए कि एक फिक्स्ड फेज रिलेशन ना होने से जब भी इन लाइट सोर्सेज से निकलने वाली वेव मीडियम के किसी पॉइंट पे सुपरपोज करती हैं, तो फिर उनका ब्राइट स्पॉट बनाना या डार्क स्पॉट बनाना फिक्स नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले से निकलने वाली वेव दूसरे से निकलने वाली वेव सेम पॉइंट पे सुपरपोज करके कभी उस पॉइंट को मैक्सिमम बनाती हैं और फिर कभी उसी सेम पॉइंट को टाइम के साथ वेरी करने पे मिनिमा बनाती हैं। मीन्स एज टाइम पासेस द सेम पॉइंट ऑफ द मीडियम चेंजेज इट्स इंटेंसिटी आल्सो। मीन्स क्या है इस वे में कि, और ये जो इंटेंसिटी का चेंज है ये बहुत शार्प होता है, क्योंकि आप जानते हैं लाइट की वेलोसिटी एक्सट्रीमली लार्ज है। तो इस तरीके से मीडियम के किसी पार्टिकल पर, मीडियम के किसी पोजीशन पर एक्चुअल में जो भी सुपरपोजिशन की कंडीशन है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। सुपरपोजिशन की कंडीशन कंटिन्यूसली वेरी करने के कारण हमें वो स्पॉट कंटिन्यूसली डार्क और ब्राइट में चेंज होने की बजाय कंटिन्यूसली हमें क्या दिखाई पड़ता है, ब्राइट दिखाई पड़ता है। तो इस वे में हमें लगता है कि जो भी 2 लाइट सोर्सेज ल्यूमिनेट कर रहे हैं रूम को, उनसे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये एक्चुअली हम नहीं कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस लाइट का हो नहीं रहा, लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन लाइट के इंटरफेरेंस होने से जो पैटर्न बन रहा है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फेज रिलेशन बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग एंड सुपरपोजिंग एट सर्टेन पॉइंट इन द मीडियम। तो हमें एक्चुअल में करना क्या होगा, अगर हमें ये जो आपने कहा कि मीडियम के किसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमम या किसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी का मिनिमम हो जाना, अगर ये हमें ऑब्जर्व करना है टाइम के साथ ये वेरी ना करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास 2 लाइट सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव सुपरपोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी, इनके बीच में कोई एक सर्टेन रिलेशन हो, ये डिपेंडेंट सोर्स हो, एक दूसरे से डिपेंडेंट लाइट इमिट करे, ना कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट लाइट इमिट करे जिनके बीच में कोई फेज रिलेशन ना हो। मीन्स फेज रिलेशन ना होने का मतलब कोई कांस्टेंट फेज रिलेशन ना हो, फेज रिलेशन तो है लेकिन कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा फेज रिलेशन हमें नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें अभी आप मैथमेटिकल वे में समझ पाएंगे अच्छे से, लेकिन बस इतना समझिएगा कि दो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जब भी लाइट वेव इमिट करती हैं तो उनसे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल फेज रिलेशन बिटवीन द वेव्स इमिटेड बाय द सोर्सेस। अब अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो इन लाइट सोर्सेस को एक्चुअल में हमें क्या करना होगा, लाइट सोर्सेस को डिपेंडेंट बनाना होगा कुछ इस तरीके से कि जो भी कंडीशन किसी पॉइंट पर ऑब्टेन हो रही है फेज की, जिससे पॉइंट मीडियम का मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर पा रहा है, वो कंडीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी ना करे। टाइम के रिस्पेक्ट में कंडीशन वेरी ना करे, इसके लिए एक्चुअल में हमें दोनों सोर्सेस के बीच के जो फेज रिलेशन होता है उस फेज रिलेशन को बनाना होता है कांस्टेंट या फिर जीरो। तो फिर ये पैटर्न एक्चुअल में अगर हम कहें सिंपली, ये जो पैटर्न बनेगा इस तरीके से, जो पैटर्न ऑब्जर्वेबल पैटर्न होगा, टाइम के साथ पैटर्न चेंज नहीं होगा। मीन्स मीडियम के किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की होगी, किसी दूसरे पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी और वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ये पैटर्न टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्चुअली हम कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न एंड कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सो सस्टेन्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, समझिएगा सस्टेन इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस आपने समझा, मैक्सिमम या मिनिमा का स्पॉट है, लाइट की इंटेंसिटी का किसी मीडियम के किसी पॉइंट पे मैक्सिमम और किसी दूसरे पॉइंट में मिनिमम हो जाना, और ये मैक्सिमम और मिनिमम होकर एक रेगुलर पैटर्न फॉर्म कर देना ही क्या है, एक्चुअली में इंटरफेरेंस है। और अगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न टाइम के साथ डिसअपीयर ना हो, टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बना रहे, जिससे कि हम इजिली पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकें, तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड मींस बना रहना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखते हैं कंडीशंस क्या हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने की। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने की जो पहली कंडीशन है वो लाइट सोर्सेस का कोहेरेंट होना है। वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, first and most important condition to get sustained interference pattern is that the light sources emitting wave must be coherent, must be कोहेरेंट। अब जरा सा हम कोहेरेंट समझते हैं, एक्चुअल में कोई दो लाइट सोर्स कब कोहेरेंट कहलाएंगे या कब कोहेरेंट होते हैं। तो लाइट सोर्स के कोहेरेंट होने की, दो लाइट सोर्स के कोहेरेंट होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों लाइट सोर्स एक जैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को कंटिन्यूअसली इमिट करें। पहली कंडीशन क्या है, द लाइट वेव इमिटेड बाय द सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर, सिंगल कलर मीन्स सिंगल वेवलेंथ ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सो बोथ हम राइटिंग हियर मोनोक्रोमैटिक। सो मोनोक्रोमैटिक, सोर्सेस का मोनोक्रोमैटिक होने का मतलब क्या है, सोर्सेस सेम वेवलेंथ की लाइट को कंटिन्यूअसली इमिट करेंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या है कि फेज रिलेशन बिटवीन द लाइट वेव्स इमिटेड बाय द सोर्सेस आर जीरो फेज डिफरेंस। देखिएगा, फेज difference between the waves emitted by the sources is zero और फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है या फिर कांस्टेंट है। तो अगर हम ये टॉपिक हमें थोड़ा समझना है, फेज डिफरेंस जीरो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना क्या है, कब हम कहेंगे दो वेव के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो जीरो है या कांस्टेंट है। तो चलिएगा जरा सा देखिएगा, हम यहाँ पे सिंपल वेव कंसीडर करते हैं, टू वेव्स कंसीडर कर रहे हैं। लाइक दिस, देखिएगा
इन दो वेव के बीच में अगर जस्ट देखिए, अगर हम फेज की बात कहें तो साइन के साथ आर्ग्यूमेंट में जो कुछ भी होता है दैट इज फेज। तो साइन थीटा, थीटा इज द फेज। अगर हम साइन इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ हम लिखते हैं 0 एंड दिस इज पाई अपॉन 2, this is pi, this is 3 pi upon 2, this is 2 pi, and same thing here 0 pi upon 2 pi 3 pi upon 2 and this is 2 pi। अब जरा सा देखिएगा इन दोनों वेव्स का प्रोपगेशन देखिएगा। पहली वेव फर्स्ट एंड वेव सेकेंड। वेव फर्स्ट और वेव सेकेंड में क्या सिमिलरिटी है एक्चुअल में? कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव टू द टाइम। जब पहली वेव मैक्सिमा को अटेन करती है तो एट द सेम टाइम दूसरी वेव भी क्या अटेन करती है? मैक्सिमा को अटेन करती है। इसी तरीके से जब पहली वेव मिनिमा को अटेन करती है, मींस ट्रफ पे आती है, तो दूसरी वेव भी ट्रफ पे आती है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि दो वेव मीडियम में कुछ ऐसे प्रोपगेट करें कि कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव टू द टाइम वेव के क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ करस्पॉन्डेंस बना रहे, मतलब जब पहली क्रेस्ट पे जाए दूसरी क्रेस्ट पे जाए, पहली ट्रफ पे जाए तो दूसरी ट्रफ पे जाए, कुछ इस तरीके का जो प्रोपगेशन होगा दोनों वेव के बीच का, वो हमें जीरो फेज देगा। क्यों जीरो फेज देगा? जैसे देखिएगा इस टाइम के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में हम कहें फेज फर्स्ट का क्या है तो आप कहेंगे π/2, फेज सेकंड का क्या है π/2, तो π/2 माइनस π/2 0। फिर देखिएगा किसी दूसरे टाइम t2 पे अगर हम कहें फर्स्ट का फेज पाई, दूसरे का भी फेज पाई, तो पाई माइनस पाई फिर से 0। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे क्रेस्ट टू क्रेस्ट क्रेस्ट टू क्रेस्ट करस्पॉन्डेंट या ट्रफ टू ट्रफ करस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से अगर कोई वेव मीडियम में क्रेस्ट टू क्रेस्ट करस्पॉन्डेंस के साथ प्रोपगेट कर रही है और ये रिलेशन कंटिन्यूअसली बना रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो वेव के बीच का फेज डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? 0 होगा। इसके अलावा जरा सा देखिएगा, अगर हम इसी के करस्पॉन्डिंग एक दूसरी वेव कंसिडर कर रहे हैं, इस फर्स्ट वेव के करस्पॉन्डिंग देखिएगा जरा सा लाइक दिस। तो जरा सा देखिएगा फर्स्ट वेव के करस्पॉन्डिंग जब फर्स्ट वेव मैक्सिमा को अटेन करती है π/2 पे, तो ये जो सेकेंड वेव है π/2 पे ये क्या अटेन करती है? मिनिमा को अटेन करती है। इसके अलावा फिर से जब फर्स्ट वेव मिनिमा को अटेन करती है दैट इज ट्रफ को अटेन करती है, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकेंड वेव के ट्रफ से करस्पॉन्ड कर रहा है और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकेंड वेव के क्रेस्ट से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरीके से जरा सा अगर आप देखें क्रेस्ट से ट्रफ के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, जैसे हम इसको ऑब्जर्व करें, जरा देखिएगा इस पॉइंट पे क्रेस्ट है और इस पॉइंट पे ट्रफ है साइन वेव में, तो इस पॉइंट पे जो फेज है, इस पॉइंट पे जो फेज है 3π/2 है और इस फेज पे या इस पॉइंट पे जो फेज है π/2 है, तो 3π/2 माइनस π/2 करते हैं तो हमें एक्चुअल मिलता कितना है? 2π/2 दैट इज पाई। तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? पाई का है। तो जरा से देखिए पहली ने जब क्रेस्ट तो दूसरी ने क्या? ट्रफ, और क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितने का है? पाई का है। तो इस तरीके से ये जो करस्पॉन्डेंस हुआ वेव का वो क्रेस्ट टू ट्रफ करस्पॉन्डेंस हुआ। तो अगर मीडियम में कोई वेव कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव टू टाइम क्रेस्ट टू ट्रफ करस्पॉन्डेंस बना के ट्रेवल करती रहे तो उस वे में जो भी फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है दोनों वेव के बीच में, वो होता है कांस्टेंट और कितने का होता है? पाई। ये तो मैंने एक कंडीशन मीन्स आप कह सकते हैं आउट ऑफ सो मेनी कंडीशंस एक कंडीशन आपको दिखाई कि जब फेज कांस्टेंट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कांस्टेंट फेज पाई ही हो, कांस्टेंट फेज कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुछ इसी तरीके से मीन्स जो भी करस्पॉन्डेंस होगा वो कंटिन्यूसली बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप ये देख पाए कि फेज डिफरेंस कब 0 होगा और फेज डिफरेंस कब कांस्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। आप पहली कंडीशन सस्टेन इंटरफेरेंस की, जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो लाइट के कोहेरेंट होने की है। मीन्स अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तभी उनसे बने हुए इंटरफेरेंस को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनेगा वो इतना स्विफ्टली चेंज होगा कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और हमें मीडियम का हर एक पॉइंट एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का लगेगा। तो अब जो सेकेंड कंडीशन है एक्चुअल में यही फर्स्ट कंडीशन ही इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए इनफ है, लेकिन जो अदर कंडीशंस हैं वो अदर कंडीशंस इंटरफेरेंस पैटर्न को शार्प डिस्क्रीट ऑब्जर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जरा सा देखिए जो सेकंड कंडीशन है वो है कि जो भी लाइट सोर्सेज से जो भी वेव्स निकल रही हैं उन वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए।
एम्पलीट्यूड इक्वल। अब जैसे देखिए एम्पलीट्यूड इक्वल होने से क्या एडवांटेज होगा, एम्पलीट्यूड इक्वल होने से एडवांटेज होगा, सपोज करिए कि मैं मीडियम का पार्टिकल मेरे तक कोई एक वेव पहुंची जिसका एम्पलीट्यूड +2 है और +2 एम्पलीट्यूड +2 मीन्स एम्पलीट्यूड 2 है, एम्पलीट्यूड 2 से हमें वेव ने जो डिस्टर्बेंस दिया वो इक्विलिब्रियम के अपसाइड 2 दिया। दूसरी वेव पहुंची सेम एम्पलीट्यूड के साथ, उसने भी हमें जो डिस्टर्बेंस दिया इक्विलिब्रियम के अपसाइड 2 यूनिट दिया। तो अब हम टोटल डिस्टर्बेंस की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 4 यूनिट अपसाइड हो गया, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। अगर जस्ट इसका अपोजिट केस कंसिडर करें, फर्स्ट वेव से जो डिस्टर्बेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 2 यूनिट अपसाइड, दूसरी वेव से एट द सेम टाइम जो डिस्टर्बेंस मिला 2 यूनिट डाउन साइड, तो नेट डिस्टर्बेंस कितना हो गया, 0, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, 0। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड के इक्वल होने से मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी स्पॉट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर स्पॉट की इंटेंसिटी मिनिमम या फिर परफेक्ट डार्क होगा। तो इस तरीके से जो हमें पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न का, इंटरफेरेंस का, वो इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें परफेक्ट ब्राइट या परफेक्ट डार्क स्पॉट्स देगा जो कि ऑब्जर्व करने में इजी रहेगा। तो ये रीजन है एम्पलीट्यूड का इक्वल कंसिडर करने का। इसके अलावा जो अदर 3 कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 कंडीशन डिस्क्रीट एंड शार्प पैटर्न को, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने की कंडीशंस हैं। तो एक्चुअल में वो हाँ, ये जो 3 कंडीशंस हैं ये सेकेंडरी कंडीशंस हैं। इन सेकेंडरी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम जो पैटर्न बनाते हैं वो शार्प और डिस्क्रीट बनाते हैं। तो कंडीशंस 3rd 4th 5th देख लीजिएगा। 3rd कंडीशन है कि जो भी लाइट सोर्स हैं वो लाइट सोर्स नैरो सोर्स होने चाहिए, नैरो सोर्स, नैरो सोर्सेस। लाइट सोर्सेस कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। क्या एडवांटेज है, एक्चुअल में अगर लाइट सोर्सेस नैरो नहीं होंगे, एक्सटेंडेड होंगे, तो कोई एक्सटेंडेड सोर्स एक्चुअल में नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव कर सकता है, और नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ओवरलैप करके हमें एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, मीन्स कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा उस केस में, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा अगर सोर्सेस नैरो नहीं है तब। इसलिए सोर्सेस नैरो होते हैं जिससे क्या होता है, उन नैरो सोर्सेस से सिंपली सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही पास होके आगे बढ़ती है और वो सुपरपोज करती है मीडियम में इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस को फॉर्म करने के लिए। 4th कंडीशन देखिएगा, सोर्सेस के बीच का जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेपरेशन वेरी स्मॉल होना चाहिए। वेरी स्मॉल सेपरेशन होने से जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है एक्चुअल में वो डिस्क्रीट और शार्प बनता है। So separation, distance between sources should be small and जिस स्क्रीन पे हम ये पैटर्न एक्चुअल में ऑब्जर्व करने वाले हैं, क्योंकि लाइट है तो लाइट के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए होगी जहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन को ऑब्जर्व कर सकें। तो इस स्क्रीन की डिस्टेंस सोर्सेस से एक मेजरेबल लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब इतना भी लार्ज ना हो कि पैटर्न इतना वाइडन हो जाए कि वो भी डिस्क्रीट ना रह जाए, मतलब एक सुटेबल लार्ज डिस्टेंस पे सोर्सेस से स्क्रीन को प्लेस करना चाहिए जिससे कि डिस्क्रीट पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन from sources should be large। तो ये कंडीशंस हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने के लिए। अब चलिए हम एक्चुअल में देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न को किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है या अंडर व्हाट कंडीशन। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लेते हैं कि किसी भी पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी का किस तरीके से वेरिएशन होता है, ये सारी चीज़ें। हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हमने आपको सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए बताई आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए थी वो फेज रिलेशन था, और फेज रिलेशन को मैंने बहुत अच्छे से ही आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और लगता है कि आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स लिखेंगे, फिर देखा जाएगा।
ओके, सो अब हम एक्चुअल में फाइंड आउट करना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस वे में, मैथमेटिकल वे में कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं, हम मीडियम का कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं। इस P पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे सपोज करते हैं कोई सोर्स S1 है और कोई दूसरा सोर्स S2 है। ये दोनों कैसे सोर्स हैं? कोहेरेंट सोर्सेस हैं। अब इन कोहेरेंट सोर्सेस से जो डिस्टर्बेंस या जो वेव P तक पहुंच रही है, एक्चुअल में S1 से चलने वाली वेव P तक पहुंचने के लिए x1 डिस्टेंस, ऐसा सपोज करते हैं S1 से चलने वाली वेव P तक x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है, S2 से चलने वाली वेव P तक x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है। तो इस तरीके से अगर हम इन वेव का इक्वेशन लिखें, इन वेव्स का, तो फर्स्ट से हम सपोज करते हैं, लिखते हैं y इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। इसी तरीके से दूसरे से जो वेव निकल रही है वो वेव एक्चुअली दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ वेव। अगर इक्वेशन ऑफ वेव लिखेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे y1 इज इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर हम सेकंड से वेव का इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे y2 इज इक्वल्स a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फिर से हम लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने x1 और x2 को फिक्स कर दिया तो x1 और x2 इस पॉइंट पे एक्चुअली हमें क्या देंगे? मॉड ऑफ वाइब्रेशन, मींस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ x1 और x2 को कांस्टेंट न करके वेरिएबल बना दें, सिंपली x और x लिख दें, तो वो इक्वेशन s1 और s2 से निकलने वाली लाइट वेव के इक्वेशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से y1 कितना डिस्टर्बेंस एक्चुअल में, कितना सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस रिसीव करता है, दिस मच, और s2 से निकलने वाली वेव से दिस मच। तो अब इस पॉइंट P पे एक्चुअल में इन दोनों लाइट वेव के सुपरपोजिशन से पॉइंट P पे इंटेंसिटी या नेट डिस्प्लेसमेंट P का क्या होगा एक्चुअल में। अब हम ये चीज़ें डायरेक्ट वे में नहीं कह सकते हैं, और अगर हमें कहना है तो हम सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप सिंपली कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू द वेक्टर सम y1 प्लस y2, यही तो आप कहते हैं, y1 प्लस y2। सो पॉइंट P पे इन दोनों वेव्स से या इन दोनों सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से जो नेट इक्वेशन या जो नेट डिस्टर्बेंस P को मिल रहा है, उसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो सिंपली y1 प्लस y2 लिखेंगे। और अब जानते हैं दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का लीनियर सम फिर से सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होता है। तो P एक नेट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन करेगा जिसका हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है और एक्चुअल में फेज भी फाइंड आउट करना है नेट एम्पलीट्यूड का, मीन्स नेट हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y1 या फिर y2। तो अगर हम सिंपली इसको एक्सटेंड करें तो आप लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। अच्छा जरा से यहाँ पे देखिएगा, हमने ओमेगा टी और के को इन सबको कांस्टेंट लिया है। हमने कहा है मोनोक्रोमेटिक, सॉरी कोहेरेंट सोर्सेज। अगर सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो ये प्रॉपर्टी है कोहेरेंट सोर्सेज की कि वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, फेज कांस्टेंट होता है। मोनोक्रोमेटिक और फेज कांस्टेंट होने से ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ये भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है। और के आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 2π/λ। तो अगर मोनोक्रोमेटिक है तो दोनों सोर्सेज से निकलने वाले जो भी वेवलेंथ है वो भी सेम है। तो इसलिए कोहेरेंट होने की वजह से S1 S2 के हमने ओमेगा और के को सेम रखा है। अब देखिएगा जरा सा, ये फेज भी अगर x1 और x2 दोनों सेम होते, मीन्स अगर ये पॉइंट P S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पे होता तो x1 और x2 भी सेम हो जाते। मतलब पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम S1 एंड S2 इन रीचिंग टू P सेम हो जाता। अगर x1 x2 भी सेम हो जाते तो दोनों इक्वेशन में साइन के जो एंगल्स हैं वो भी सेम हो जाते, और साइन के एंगल अगर सेम होते तो फेज सेम होता। अगर फेज सेम होता तो एक्चुअल में पॉइंट P पे या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मैचिंग होती या फिर ट्रफ टू ट्रफ मैचिंग होती, ऐसे कुछ रिलेशन मिलता, जिससे हम सिंपली एम्पलीट्यूड जो कह देते, मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट P का कह देते, वो a1 प्लस a2 कह देते या a1 माइनस a2 कह देते, जब फेज सेम होता तब। लेकिन यहाँ पे फेज सेम नहीं है, इसलिए हम P पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। आपने लिखा a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब P पे एक्चुअल में
ये एक्चुअल में एलसी कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस का। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हमें मिला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मिला है, इन दोनों का सम, इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का सम। अब आगे देखते हैं कि पी पर जो भी वेव पहुंच रही है उनका फेज रिलेशन क्या है, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले फेज डिफरेंस, पी पे पहुंचने वाली वेव का फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि पी पे जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पी का होगा, वो क्या होगा ना। क्योंकि फेज अगर जीरो का है तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, अगर फेज पाई का है तो क्रेस्ट टू ट्रफ या ट्रफ टू क्रेस्ट, ऐसी मैचिंग होगी। तो एक्चुअल में फेज ही डिसाइड करेगा पॉइंट पी पे कि पॉइंट पी का, जो कि मीडियम का पार्टिकल है, पॉइंट पी का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, इन दोनों वेव के बीच में जो कि पी तक पहुंच रही हैं उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो आप एक्चुअली आपको मैंने बता रखा है फेज डिफरेंस सिंपली क्या होता है, फेज डिफरेंस, ये फेज क्या होता है, फेज सिंपली साइन या कोसाइन, जिस भी फंक्शन से आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन साइन या कोसाइन के एंगल या आर्गुमेंट को हम सिंपली क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, सेकेंड का है ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। तो अगर हम फेज डिफरेंस देखें, चूँकि हम सपोज करते हैं कि यहाँ से मीन्स इस फिगर से आपने जो बना रखा है यहाँ से चीज़ें क्लियर भी हैं, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो मीन्स फर्स्ट सेकेंड वेव का जो फेज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट वेव से, इसलिए हम पहले सेकेंड वेव का फेज लिखते हैं, फिर माइनस फर्स्ट वेव का फेज लिखते हैं। तो सेकेंड वेव का फेज हम सिंपली लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस सेकेंड वेव का फेज ओमेगा टी प्लस के x1। अब जरा सा देखिएगा हमें क्या रिलेशन मिलता है, ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया और ये आया k टाइम्स x2 माइनस x1। अब जरा सा देखिए k को आप सिंपली लिखते हैं क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और x2 माइनस x1 को सिंपली हम कह देते हैं डेल्टा x, ये हो गया फाई। ये जो डेल्टा x है एक्चुअल में ये क्या है, S2 और S1 से पहुंच रही वेव के बीच का पाथ डिफरेंस। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस इक्वल्स 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। अब जरा सा देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है वो क्या है, एक्चुअल में फेज डिफरेंस क्या टाइम पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे इक्वेशन में, फेज के इक्वेशन में टाइम नहीं है। इसका मतलब फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में फेज क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट पी पे जो भी फेज रिलेशन होगा y1 y2 का, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली मैक्सिमम ब्राइटनेस ही रहेगा। अगर यहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस होगा ड्यू टू फेज डिफरेंस, तो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, मिनिमम ब्राइटनेस रहेगा लाइट का। तो अब देखिएगा जरा सा मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स का लोकेशन, एक्चुअल में पाथ डिफरेंस, मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस डिफरेंट होगा, इसलिए उनका फेज डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। मतलब मीडियम के हर पॉइंट पे फेज डिफरेंट होगा, फेज कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन मीडियम के किसी एक पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने से क्या होगा, मीडियम के जिस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअसली लगातार इंटेंसिटी मैक्सिमम बनी रहेगी, और मीडियम के जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है वो टाइम के इररिस्पेक्टिव मींस कंटिन्यूअसली मिनिमम इंटेंसिटी का स्पॉट बना रहेगा। लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट फेज डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि हर एक डिफरेंट पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डेल्टा एक्स सिंपली आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहा है,
सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड। इसके अलावा जरा देखिएगा, अगर आप कहें कि S1 और S2 मोनोक्रोमेटिक ना होते, S1 और S2 मोनोक्रोमेटिक ना होते तो क्या होता, S1 और S2 के मोनोक्रोमेटिक ना होने से लैम्डा चेंज करता, लैम्डा चेंज होने से एक्चुअली फिर से देखो क्या कंडीशन होती, सेम पाथ डिफरेंस के लिए दोनों के लिए अगर लैम्डा चेंज हो रहे हैं तो एक्चुअली फाई लैम्डा पे भी डिपेंडेंट हो जाता। लैम्डा पे डिपेंडेंट होने से एक्चुअल में क्या होता, सेम पॉइंट कभी आपको ब्लू नजर आता, कभी ग्रीन नजर आता, कभी कोई डिफरेंट कलर नजर आता। समझ पा रहे हैं ना, ये लैम्डा पे डिपेंडेंसी किसकी, फाई की। मतलब अगर ये मोनोक्रोमेटिक ना होता तो मोनोक्रोमेटिक ना होने से फाई लैम्डा पे डिपेंडेंट होता, तो दो वेव से जो भी आप कह सकते हैं वेवलेंथ निकलती, उनका मिक्सअप कलर टाइम मींस आपको यहां पे दिखाई देता, मींस लैम्डा पे डिपेंडेंसी आती। लेकिन यहाँ पे आपने मोनोक्रोमेटिक कर दिया, जैसा कि आपने कहा बबल सोप में, आपको मैंने बताया नहीं कि शुरुआत में कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो सिंपली आप देखिएगा, अगर आप थिन फिल्म ऑयल की कोई थिन फिल्म अगर ऑयल कहीं पोर आउट है तो उस थिन फिल्म पे आप कलरफुल पैटर्न देख पाते हैं। तो जो थिन फिल्म में कलरफुल पैटर्न बना, इसके अलावा जो सोप बबल्स होते हैं, सोप बबल्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। ये सारा फिनोमेना, ये दोनों फिनोमेना एक्चुअल में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे देखिएगा जरा सा, जो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना वो व्हाइट लाइट से बना। व्हाइट लाइट के पास 7 कलर्स हैं, मींस उनका फेज डिफरेंस लैम्डा पे डिपेंडेंट है, इसलिए जो कलर्स हैं वो कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन को चेंज करते हुए दिखाई देते हैं अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं लाइट को रिसीव करने की। तो इस वे में चीज़ों को आप समझिए, मीन्स हमें फाई का डिपेंडेंस मीन्स फेज का रिलेशन लैम्डा के साथ कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमने S1 और S2 को क्या कह दिया है, मोनोक्रोमेटिक कह दिया है। अब जरा सा देखिएगा एक और चीज कि जैसा कि आपने कहा कि ओमेगा 1 और ओमेगा मींस S1 और S2 से निकलने वाली वेव का फेज जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट ना हो तो जरा सा देखिएगा क्या होगा। सपोज करिएगा कि फर्स्ट वेव से मींस फर्स्ट सोर्स से निकलने वाली लाइट का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 है और सेकंड से निकलने वाली जो भी लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। उस केस में जो आप फेज डिफरेंस लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2, और उस केस में जो आपका फेज डिफरेंस आएगा इस एडिशनल टर्म के साथ एक और टर्म के साथ आएगा। क्या आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। एक्चुअली दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 1, तो आप लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स टी। अब जरा सा देखिए, अगर आपने डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आइदर सोर्सेस से कंसीडर की तो आपका जो फेज है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो गया या नहीं हो गया। अगर आपका फेज रिलेशन किसी पॉइंट पे टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, टाइम के वेरी करने से सेम पॉइंट पे फेज रिलेशन वेरी करेगा। फेज रिलेशन वेरी करेगा का मतलब क्या है, किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर यहाँ मैक्सिमा हो रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट पे यही सेम पॉइंट मिनिमा का स्पॉट बन जाएगा। मतलब टाइम के साथ ही मैक्सिमा मिनिमा अपने पोजीशन को, अपने शार्पनेस को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। इसलिए और फिर अगर ऐसा होता है और ये शार्पनेस मैंने बताया ये चेंज है मैक्सिमा मिनिमा का इतना रैपिड होता है कि समटाइम्स में ऑब्जर्व भी नहीं होता है, तो ये जो पैटर्न बना ये पैटर्न इंटरफेरेंस का ये ऑब्जर्वेबल पैटर्न नहीं कहलाएगा। अगर ऑब्जर्वेबल होगा तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्वेबल पैटर्न होगा। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हुए इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को इक्वल रखते हैं, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को 0 रखते हैं, दैट इज ओमेगा 1 इज इक्वल ओमेगा 2 रखते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी एक पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ वेरी न करे, और लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है फेज रिलेशन के बेसिस पे। मीन्स अगर किसी पॉइंट पे फेज रिलेशन फिक्स कर दिया आपने टाइम के साथ तो उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी जो भी होगी वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने इतना फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया है। देखते हैं कि फेज डिफरेंस, जरा सा हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से पाथ डिफरेंस के सेम होने से फेज डिफरेंस सेम हो जाता है या पाथ डिफरेंस के डिफरेंट होने से ही फेज डिफरेंस का डिफरेंस आता है। तो चलिए इसके लिए हम दो साइन वेव कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्चुअली में आप फेज अगर रिप्रेजेंट करें तो लिखते हैं 0 पाई 2 पाई, सेम थिंग 0 पाई 2 पाई। सपोज करते हैं दिस करस्पॉन्ड टू x इज इक्वल 0, दिस करस्पॉन्ड टू x इज इक्वल x1 एंड दिस करस्पॉन्ड टू x इज इक्वल x2। तो जरा सा देखिएगा, अगर हम
दोनों वेव के लिए पाथ डिफरेंस को सेम रखें, मीन्स x इक्वल x1 पे फर्स्ट वेव और x इक्वल x1 पे सेकेंड वेव, दोनों को कंसीडर करें। तो एक्चुअल में देखिएगा x1 माइनस x1 पाथ डिफरेंस 0, अगर पाथ डिफरेंस 0 तो x1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेव का फेज डिफरेंस पाई, सेकेंड का भी फेज डिफरेंस पाई, तो उस केस में आप जो देखेंगे फेज डिफरेंस भी आएगा वो 0 आएगा। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 हमने कर दिया तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। इसके अलावा पाथ डिफरेंस होने से फेज डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए अगर हम पहली वेव के लिए x इक्वल x2, दूसरी वेव के लिए x इक्वल x1 कंसिडर करें तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो x2 माइनस x1 आएगा, और जो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई माइनस पाई इक्वल्स पाई आएगा। तो इस तरीके से वेव के पाथ डिफरेंस होने से वेव में फेज डिफरेंस अराइज होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इतने फेज डिफरेंस से, मीन्स अगर जो भी वेव पी तक पहुंच रही हैं, जो भी वेव पी को डिस्टर्बेंस सप्लाई कर रही हैं, उनके बीच का अगर फेज डिफरेंस इतना है कुछ, तो एक्चुअल में उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए सिंपली देखिएगा हम वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, आपने इसी चीज़ को सीखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। देखिएगा हम पहले देखते हैं कि किस वेव का फेज कम है, तो हमें पता चलता है कि φ1 का पाथ डिफरेंस पाथ कम है जिससे इसका फेज कम है। चूंकि हमने यहाँ पे ऐसे माइनस भी किया था, हमने किया था दिस फेज माइनस दिस फेज, इसका मतलब क्या है, सेकेंड वेव का फेज ज़्यादा, फर्स्ट वेव का फेज कम है। इसलिए हम पहले एम्पलीट्यूड को सम करने के लिए हम जिस वेव का फेज कम है उस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं a1। अब जैसा देखिएगा a1 से कितना ज़्यादा फेज डिफरेंस है a2 का, मीन्स y2 का, y2 वेव का y1 के रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस कितना ज़्यादा है ये आपने कैलकुलेट कर रखा है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो आप a1 से a2 को एडवांस कर दीजिए, a2 को लीड करा दीजिए कितने फेज से, 5 फेज से। अब जरा सा देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर जो कि एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट हो तो उनका हम सिंपली रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम बना के उनका डायगोनल ड्रा करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये हुआ एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। सो अगर हम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट लिखें तो आप सबको फार्मूला पता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को के लिए हम सिंपली लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos phi. So this is the amplitude of the resultant wave after the superposition. आफ्टर द सुपरपोजिशन, सो y1 y2 के सुपरपोजिशन से जो भी वेव बनी है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, AR। अब जरा सा देखिएगा हम सपोज करते हैं कि जो भी एम्पलीट्यूड है दिस मच, ये जो हमारा एक्चुअल में एम्पलीट्यूड आया है रिजल्टेंट वेव का, वो रिजल्टेंट वेव A1 से थीटा फेज पर है, मींस A1 से थीटा फेज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लीड कर रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 से थीटा एंगल पर है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव फर्स्ट वेव से थीटा फेज आगे है। तो अगर हम इस केस में थीटा को कैलकुलेट करना चाहें तो आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है फार्मूला, आप लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। अब रिजल्टेंट भी मिल गया और एंगल थीटा भी मिल गया। तो अगर हम वेव इक्वेशन लिखना चाहें तो वेव इक्वेशन, रिजल्टेंट का वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे देखिएगा वाई आर अगर हम लिखना चाहें तो सिंपली वाई आर के लिए हम लिखेंगे ए आर, ये जो आपने कैलकुलेट कर रखा है ये रूट पे चला जाएगा बाद में, साइन। अब यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ देखिएगा जो ए आर वेव, ए आर का एम्पलीट्यूड है A1 के एम्पलीट्यूड से थीटा एडवांस्ड है, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव में जो रिजल्टेंट वेव हमारी बननी है उस रिजल्टेंट वेव का फर्स्ट वेव के साथ थीटा एंगल एडवांसमेंट है फेज में। तो हम सिंपली फर्स्ट वेव का फेज लिखते हैं पहले, फर्स्ट वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस के x1, और इसके x1 से कितना एडवांसमेंट है, कितने एंगल आगे है, कितने फेज लीड कर रहा है रिजल्टेंट, थीटा। और थीटा कितने से गिवन होगा, ये आपने लिखा है A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो पॉइंट P का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से होगा, जो आपने SHM इक्वेशन लिखा है वो SHM इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आया, जहाँ पे थीटा ये है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने ये लिख रखा है।
अब हमें अगर पॉइंट पी पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया तो हमें पॉइंट पी पे इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी देखनी है। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन देखें, देखिएगा जरा सा, इंटेंसिटी ऑफ वेव सिंपली कहें, वेव इंटेंसिटी, वेव इंटेंसिटी, तो वेव इंटेंसिटी सिंपली आई इक्वल हम लिखते हैं 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, दिस इज द वेव इंटेंसिटी। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को हम सिंपली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 पाई सिंपली एक कांस्टेंट है, एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसीडर कर रहे हैं, मीन सोर्सेस हमारे क्या हैं, सोर्सेस हमारे कोहेरेंट हैं, उस केस में फ्रीक्वेंसी एफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब जरा सा देखिएगा, जो भी हमारे पास मीडियम है, रो एक्चुअली मीडियम डेंसिटी है, तो मीडियम एयर है और एयर डेंसिटी, चूंकि हमें एयर डेंसिटी नहीं चेंज कर रहे हैं, मीडियम नहीं चेंज कर रहे हैं, मीडियम होमोजीनियस है, मीडियम होमोजीनियस होने से रो कांस्टेंट और मीडियम होमोजीनियस होने से ही वी कांस्टेंट। तो इस पूरी इक्वेशन से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलता है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब जरा सा अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करके प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो हम सिंपली लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव सिंपली आई इक्वल्स के ए स्क्वायर। अब हम एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट करें इंटेंसिटी में, तो हमें एम्पलीट्यूड के लिए जो रिजल्ट मिला था वो सिंपली मिला था ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू cos phi. This was resultant displacement, the resultant amplitude of P. तो उस वे में सुपरपोजिशन से P पे इंटेंसिटी अगर हम ऑब्जर्व करें तो जरा सा देखिएगा ए आर स्क्वायर को हम सिंपली इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, I अपॉन के। सिंपली यहाँ से देखिएगा ए आर, अगर हम स्मॉल ए को ए आर लिख दें तो सिंपली I अपॉन ए लिखाएगा। इसके अलावा अगर हम ए वन स्क्वायर के लिए बात करें, ए वन तो यहाँ पे लिखाएगा आई वन अपॉन के, इसी तरीके से ए टू के लिए आई टू अपॉन के प्लस 2 टाइम्स ए वन के लिए हम सिंपली लिखेंगे इन रूट आई वन अपॉन इन रूट के इंटू ए टू के लिए लिखेंगे इन रूट आई टू अपॉन इन रूट के कॉस फाई। अब जैसे देखिएगा इस पूरे इक्वेशन से हम k को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा जो इंटेंसिटी के रिलेशन आता है वो आता है I इज इक्वल्स आई वन प्लस आई टू प्लस 2 टाइम्स रूट आई वन आई टू कॉस फाई। सो दिस इज द रिजल्टेंट या फिर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 waves. Now we have to talk about constructive and destructive interference. Now we have to talk about constructive and destructive interference on the basis of intensity of light. So constructive interference नाम से suggest हो रहा है means where crest to crest or trough to trough meet so that amplitude and hence intensity is maximum. मीन्स मीडियम के का वह पॉइंट जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मैक्सिमम है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्पॉट कहलाता है। और फ्रिंज को या फिर आप कह सकते हैं जो स्पॉट बनता है दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्पॉट। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो मीडियम का वो पॉइंट जहाँ पे क्रेस्ट टू ट्रफ इंटरफेयर करते हैं जिससे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड हेंस एम्पलीट्यूड मिनिमम एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मिनिमम, दैट स्पॉट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्पॉट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस means maximum light intensity spot, destructive interference means minimum या फिर dark intensity spot means dark spot. So constructive bright spot ऐसे भी आप समझ सकते हैं, destructive dark spot. तो चलिए देखते हैं हमें पॉइंट P पे कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो पहला पॉइंट P पे आपने जो इंटेंसिटी के लिए रिलेशन लिखा आई रिजल्टेंट आई नेट इंटेंसिटी आई इक्वल्स आई वन प्लस आई टू प्लस 2 टाइम्स इन रूट आई वन आई टू कॉस फाई, या फिर जो नेट एम्पलीट्यूड लिखा आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स लिखा आपने ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर 2 टाइम्स ए वन ए टू कॉस फाई। तो अगर एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस P पर होगा। इसका मतलब हो गया ए आर या फिर आई आर क्या हो
मैक्सिमम हो। ए आर या आई आर मैक्सिमम होने के लिए जो आपने cos फाई, ये जो फेज वाला टर्म लिखा है, इस फेज से ही डिसाइड होगा कि ए आर या आई आर मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ए आर आई आर अगर मैक्सिमम या मैक्सिमम होंगे तो आपको cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी ए आर आई आर दोनों के इक्वेशन में, जो आपने थोड़ी देर पहले अभी देखा था। तो दोनों एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन में या रिजल्टेंट इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में अगर cos फाई हम 1 रख देते हैं तो एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब जरा से देखिए, cos फाई अगर 1 है तो फाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या क्या हो सकती है। फाई की वैल्यू 0 हो सकता है, 0 पे 1 देता है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। अगर हम इसको जनरलाइज करें, ये तो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखें तो हम सिंपली लिखते हैं 2n पाई, वेयर n इज इक्वल्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो अगर फाई इज इक्वल्स 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है, मतलब पॉइंट पी पे वेव जो भी रीच कर रही हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 का हो या 2 पाई का हो या 4 पाई का हो या 6 पाई का हो, उस केस में पॉइंट पी पे मैक्सिमम इंटेंसिटी स्पॉट बनेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। अब जरा सा थर्ड पॉइंट देखते हैं। अगर फेज इतना है, फेज रिलेशन ये आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। मैं इस फेज डिफरेंस के टर्म में पी, तो पी के मैक्सिमम होने की कंडीशन ये हो गया फाई इक्वल्स 2n पाई। अब पाथ डिफरेंस के टर्म में हम देखते हैं कि पॉइंट पी पे मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी। तो आपने जो रिलेशन लिख रखा है फाई इक्वल्स 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यही लिख रखा है। तो मैक्सिमम होने की जो कंडीशन है फेज डिफरेंस के टर्म में वो ये है कि फाई अगर 2n पाई मीन्स पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो, मीन्स किसी पॉइंट पे जो भी वेव पहुंच रही हैं, जो भी वेव्स पहुंच रही हैं, उन वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअल में पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो, मीन्स 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो उस केस में दैट स्पॉट इज स्पॉट ऑफ ब्राइट इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब जरा सा फाई को 2n पाई से हम रिप्लेस करें तो हमें देखो क्या मिलता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम इनको सिंपली सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स एन लैम्डा मिलता है। जैसे देखिएगा पाथ डिफरेंस के टर्म में मीन्स मीडियम का कोई पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट होगा यदि उन पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव्स जो कि इंटरफेयर कर रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो। किसका? वेवलेंथ का। लाइट की वेवलेंथ का अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो तो फिर स्पॉट रिगार्ड किया जा सकता है एज अ ब्राइट स्पॉट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इतनी चीजें भी हमने देखा। अब यही सेम चीजें हम डिस्ट्रक्टिव के लिए भी समझ लें, फिर यहां से चीजें इरेज करके आगे बढ़ेंगे। तो जरा से देखिएगा सेम थिंग, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना है पॉइंट पी पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। और जरा सा अगर आप एक्सप्रेशन देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के लिए तो दैट एक्सप्रेशन विल हैव ए मिनिमम वैल्यू ओनली व्हेन cos फाई इज मिनिमम, दैट इज ऑफ -1। अगर cos फाई -1 है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? फाई की वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो फाई जो हमें मिलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई सो ऑन। मीन्स cos पाई की वैल्यू सिंपली -1, फिर cos 3 पाई फिर से -1, 5 पाई फिर से -1। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 2n-1 पाई। क्या लिख सकते हैं? 2n-1। अगर हम यहाँ पे देखिएगा n इज इक्वल्स 1 रखते हैं तो n इज इक्वल्स 1। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो 0 से नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रखा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 के बाद वाले नंबर से शुरू होगा, मीन्स n इज इक्वल्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर n इज इक्वल्स 1 रखते हैं तो पाई, 2 रखते हैं 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये हो गया क्या कंडीशन है। अगर हम इसको स्टेटमेंट में देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ द wave reaching to the point P has a phase difference of odd integral multiple of pi। यहाँ पे देखिएगा इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कंस्ट्रक्टिव,
ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिस्ट्रक्टिव। इस बात को आपको याद रखना है। पॉइंट पी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस रखने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रखने पे कौन फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो फिर ऐसे पॉइंट मीडियम के ऐसे पॉइंट्स सिंपली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स होंगे। ये तो फेज डिफरेंस के टर्म हुआ। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस के टर्म में। थर्ड पॉइंट, पाथ डिफरेंस के टर्म में फेज डिफरेंस इज इक्वल्स 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपने लिखा 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल्स 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एक्स हमें मिलता है 2n माइनस 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2। अब जरा सा देखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने क्या कहा था कि पॉइंट पी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यदि जो भी वेव पॉइंट पी तक पहुंच रही हैं उनकी वेवलेंथ सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। यहां पे देखो क्या कहेंगे, सिंपली ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ हो। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल 2n माइनस 1 पाई एंड लैम्डा अपॉन 2। तो फिर इस तरीके से कह सकते हैं पॉइंट पी is a point of destructive interference if the wave reaching at P has a path difference of odd integral multiple of lambda upon 2, where lambda is the wavelength of the waves reaching at P। तो ये सारी चीजें हुई। अब हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कितनी इंटेंसिटी होगी, या मैक्सिमम स्पॉट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे कितना एम्पलीट्यूड होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, और सेम थिंग यहां भी करना है। तो चलिए देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या इंटेंसिटी। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम ए मैक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो कितना मिलेगा एक्चुअल में। आपने cos पाई को कितना क्या रखा है 1, तो आप सिंपली ए मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2। cos पाई 1 हो गया तो 2 टाइम्स A1 A2 हो गया, और ये सिंपली बना कितना एक्चुअल में, ये बना A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर दोनों आइदर साइड अगर हम रूट स्क्वायर लेते हैं तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मिला वो मिला सिंपली A1 प्लस A2। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले ने 2 यूनिट अप साइड, दूसरे ने भी 2 यूनिट अप साइड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 प्लस 2 4 यूनिट अप साइड। इसी तरीके से अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, इंटेंसिटी की बात करें तो आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी देखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सिंपली कितना होगा, ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2। cos फाई तो 1 हो गया, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो I1 प्लस I2 इन रूट I1 प्लस I2 इन रूट होल स्क्वायर आई मैक्स। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 इन रूट I1 plus in root I2 whole square. This is maximum intensity. Same thing here we have to do. In case of destructive interference, अगर हम बात करें कि कितना मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड जरा सा देखिएगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर हम देखें तो सिंपली हम लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A1 A2। चूँकि cos फाई को हमने कितना लिखा -1 लिखा, इस केस में सिंपली हो जाएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, और इस केस में अगर यहाँ से फिर से स्क्वायर रूट लें तो A1 माइनस A2। जरा सा देखिएगा, अगर A1 A2 दोनों इक्वल हो, जैसे कि आपने ये भी सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कह रखा है कि A1 और A2 एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर A1 A2 सेम होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अगर A1 A2 इक्वल होंगे उस केस में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पे एम्पलीट्यूड होगा वो A1 माइनस A2 दैट इज A माइनस A इक्वल्स 0। डिस्ट्रक्टिव स्पॉट पे 0 एम्पलीट्यूड और कंस्ट्रक्टिव स्पॉट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव। ओके, सो दिस इज द ए मिनिमम। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, आई मिनिमम की बात करें, तो आई मिनिमम के केस में हम सिंपली लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स I1 I2। अगर हम इसको लिखें, इसको लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2
होल स्क्वायर। अब जरा सा देखिए, अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा दोनों वेव का तो दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होगी। अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होगी तो दोनों वेव की इंटेंसिटी इन केस I1 इक्वल्स I2 देन I मिनिमम इक्वल्स 0, I मिनिमम इक्वल्स 0। इस बात को इस बात को आप नोट करिएगा। तो ये था पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उनसे जो भी कंडीशंस हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में ली। इन केस कुछ आपको अगर कंफ्यूज करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यंग्स ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे।